अस्सलाम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसकी हार्मोनल रेगुलेशंस। अगर आप इस साइकिल को पंजाब की बुक में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टेज या इस तरह की स्टेजेस से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस बुक में जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ से इसको स्टडी करेंगे, कहीं से भी आप इसको लिख सकते हैं। एफएससी के स्टूडेंट्स इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवरियन साइकिल इन फीमेल से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन फीमेल्स प्रोडक्शन ऑफ एग इज ए साइक्लिक एक्टिविटी। अगर हम फीमेल्स में चेक करें तो प्रोडक्शन ऑफ एग जो होता है वो साइक्लिक एक्टिविटी होता है। इसी तरह अगर आप इसको मेल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, लेकिन फीमेल्स में जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एग एक साइक्लिक एक्टिविटी है। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो दो फेजेस में डिवाइड होती है, जिसे हम ओवरियन साइकिल या यूट्रन साइकिल कहते हैं। ओवरियन साइकिल में वो इवेंट्स इन्वॉल्व हैं जो ओवरीज में आकर होते हैं, और यूट्रन साइकिल में वो इवेंट्स इन्वॉल्व हैं जो यूट्रस में आकर होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पिचुरी हार्मोन्स कॉल्ड द गोनाडोट्रोफिन्स रेगुलेट बोथ ओवरियन साइकिल एंड द यूट्रन साइकिल। पिचुरी हार्मोन्स हमारे पास जो है पिचुरी हार्मोन हमारे पास जो गोनाडोट्रोफिन शामिल है वो ओवरियन साइकिल और यूट्रन साइकिल दोनों को हमारे पास रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पे लिखा है दिस पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड इन द 28 डेज। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस साइकिल के रिपीट होने के टाइम पे 1 to 28 डेज में इस साइकिल में जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड म्यूकस एंड द सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द यूट्रन वॉल। यूट्रन वॉल के टूटने की वजह से जो हमारे पास ब्लड म्यूकस और सेलुलर डेब्रिस हमारे पास रिलीज होता है वजाइना से, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइकिल में आप देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बना है, देन हमारे पास यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल्स बन रहे हैं, देन ये हमारे पास एग सेल और एक फॉलिकल सेल्स ने इसको सराउंड कर लिया है। हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था कि जब एग सेल्स बनते हैं तो फॉलिकल सेल्स उनको सराउंड कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये देखिए कि मिच्योर ये फॉलिकल सेल्स होते हैं, यहाँ पे मिच्योर फॉलिकल्स बन गए हैं और इसके दरमियान में फॉलिकुलर फ्लूइड मौजूद है। फिर हमारे पास यहाँ पे जब ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज होता है, तो यहाँ पे एग के साथ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी शामिल होती है। देन आप इसको देखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम वो था कि 1 एग रिलीज हुआ था, बाकी एग जो थे वहाँ पे रिग्रेस हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिस गया, फाइनली जो होता है यहाँ से डीजेनरेट हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल पूरी साइकिल यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर हम स्टेजेस डिस्कस करें तो हमारे पास 3 स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज है, देन प्रोलिफरेटिव फेज है, देन सिक्यूरिटरी फेज है। मेंस्ट्रुअल स्टेज को एम स्टेज भी कहते हैं, डेज 1 to 5 तक होती है। प्रोलिफरेटिव फेज जो एफ स्टेज और ओ स्टेज होता है इसे हम डेज 6 to 14 कहते हैं। सिक्यूरिटरी फेज हमारे पास शामिल है जिसे हम एम स्टेज डेज 15 से 28 तक यहाँ पे शामिल है। मेंस्ट्रुअल स्टेज यानी एम स्टेज जिसे डेज 1 to 5 कहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के स्टार्ट होने के टाइम पे ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो लोएस्ट पे होते हैं। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स भी राइज हो रहे होते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी राइज हो रहे होते हैं। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल और गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का लेवल राइज होता है, लेकिन ओवरियन हार्मोन का लेवल जो होता है वो यहाँ पे कम होता है मेंस्ट्रुअल स्टेज में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुएशन फेज में ऐसा होता है कि यूट्रस शेड्स ऑल बट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडोमेट्रियम। यूट्रस जो होता है वो हर चीज़ को शेड कर लेता है, लेकिन डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंडोमेट्रियम अभी भी बाकी रहता है अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती है। थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर ऑफ द इंडोमेट्रियम जो होता है डिटैचेस फ्रॉम द यूट्रन वॉल, अ प्रोसेस दैट इज अकम्पेन्ड बाय द ब्लीडिंग फ्रॉम 3 to 5 डेज। जो थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल है इंडोमेट्रियम की वो लेयर जो फंक्शनल लेयर होती है हमारे पास, वो जो होती है हमारे पास क्या होती है डिटैच हो जाती है, टूट जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेस अकर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फॉर 3 to 5 डेज। द डिटैच टिश्यू एंड द ब्लड पासिस आउट थ्रू द वजाइना एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। डिटैच टिश्यू और हमारे पास ब्लड जो होता है वो वजाइना के जरिए से एक्सक्रीट होता है एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड द सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन। इस तरह ब्लड या सेलुलर डेब्रिस या आपके पास टिश्यूज जो ये वजाइना से डिस्चार्ज होते हैं या डिटैच होते हैं, हम उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एंड दिस स्टेज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये वेरी करता है 3 to 7 डेज या 3 to 5 डेज आपके पास वेरी कर सकता है। हमने मेंस्ट्रुअल स्टेज को अभी डिस्कस किया है जो डेज 1 to 5 पे मुश्तमिल है।
यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, डेज 6 to 14। प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, और डेज 6 to 14 यहाँ पे शामिल है। एट द स्टार्ट ऑफ पुबर्टी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑन सेट ऑफ पुबर्टी से ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा क्या करता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ राइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ साइकिल फ्यू ओवरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड। क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब लेवल राइज होता है तो फ्यू ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये फॉलिकल्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं डोमिनेंस के लिए, यानी इनमें से कौन सा डोमिनेंट बनेगा, इसके लिए इनके दरमियान कंपटीशन होता है। रिजल्ट में ऐसा होता है कि एज अ रिजल्ट ऑल बट वन ऑफ दिस फॉलिकल स्टॉप टू ग्रो एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट फॉलिकल एट्रिसिया। ऐसा होता है कि कंपटीशन के दौरान ऐसा होता है कि एक को छोड़ के बाकी जितने भी फॉलिकल्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो क्या करता है कि वो कंटिन्यू टू ग्रो होता है, वो अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंचता है और ग्राफियन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल बन जाता है, जिसमें ओजेनेसिस अक्कर होता है। ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल जो था वो ग्राफियन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल बन गया, जिसकी वजह से हमारे पास ओजेनेसिस अक्कर होता है। एस्ट्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन के बारे में लिखा कि इट इज अ हार्मोन which is also produced by ovary under the influence of the follicle stimulating hormone। एस्ट्रोजन भी वो हार्मोन है जो ओवरी से ही रिलीज होता है, लेकिन इसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्टिमुलस नेसेसरी है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के बारे में लिखा है कि स्टिमुलेट द इंडोमेट्रियम यानी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एस्ट्रोजन जो होता है वो इंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हमारे पास की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल और वेजिकुलर फॉलिकल जो यहाँ पे बना था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन को रिलीज करे, विच इन टर्न गवर्न्स द वेस्कुलराइजेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वाल। बाद में इसके क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन होती है, इसको लिक्विड प्रोवाइड किया जाता है एस्ट्रोजन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करके ये काम करवाता है। इंडोमेट्रियम जो तो वो वेलवेटी हो जाता है, वेलवेटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका थिक हो जाता है और वेल वेस्कुलराइज्ड हो जाता है, यानी ब्लड वेसल्स यहाँ पे बढ़ जाती हैं। वेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स का वहाँ पे बढ़ जाना। हमारे पास सर्विकल म्यूकस जो होता है, हमने जो सर्विक्स एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, यूट्रस की नेक थी, सर्विकल म्यूकस हमने लेटेस्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें कहा कि सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस मौजूद है उसे हम सर्विकल म्यूकस कहते हैं। वो नॉर्मली जो होता है वो थिक होता है या स्टिकी होता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल राइज होता है, जब एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है तो हमारे पास म्यूकस जो होता है सर्विक्स के अंदर वो थिन हो जाता है और क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और फाइनली एक रास्ता बनाता है जिसके जरिए से स्पर्म जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर जाते हैं। इट आल्सो इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एस्ट्रोजन को रिलीज किया, लेकिन एस्ट्रोजन ने अपने तादाद बढ़ाने के बाद दोबारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही कम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन का जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे नेगेटिव फीडबैक है। देयरफॉर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन राइजेस द लेवल ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉल्स। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, यानी एक हार्मोन बढ़ रहा है दूसरा हार्मोन डिक्रीज हो रहा है, तो इसके हमारे पास ये सिग्नल भी मिलता है कि हमारे पास अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो जाना चाहिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से और एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। फॉलिकल सेल्स राइपन एट द सरफेस ऑफ द ओवरी फॉर्मिंग द ग्राफियन फॉलिकल्स। फॉलिकल सेल्स हमारे पास जो राइपन हुए थे और भी ओवरी की सरफेस पे जो हमारे पास एक मिच्योर या डोमिनेंट फॉलिकल था जिससे हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बना है। जब ओवम हमारे अपने मिच्योर स्टेज पे पहुंचता है तो ये ओवरी से बाहर की तरफ निकल जाता है, ओवरी से बाहर या ओविडक्ट में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ओवम जब अपनी मिच्योर एज में पहुंचता है तो वो ओवरी से निकल के ओविडक्ट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द ओविडक्ट इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। ओव्यूलेशन दो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जिसमें अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा और एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा उसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही हमारे पास ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाता है। जब हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है कि वो एग को ग्राफियन फॉलिकल से यानी हमारे पास ओवरी से ओविडक्ट में आ जाती है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और ये प्रोसेस जो होता है वो 5 मिनट से भी कम टाइम लेता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक तो हमारे पास ओवरी से हमारे पास एग को ओविडक्ट में लाता है, लेकिन दूसरे साथ साथ ये काम भी करता है कि ये रैप्चर्ड फॉलिकल हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास जो डिसइंटीग्रेट फॉलिकल एट्रिसिया हमारे पास जो होते हैं उनको येलोइश ग्लैंडुलर मैस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज के प्री ओव्यूलेटरी फेज में 3 हमारे पास हार्मोन्स रिलीज थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फाइनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने हमारे पास ओव्यूलेशन करवाई और
डिसइंटीग्रेट फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉर्पस ल्यूटियम में। हमारे पास अब 15 से 28 डेज, 15 टू 28 जो हमारे पास फेस आता है, सिक्रूटरी फेस आता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसमें कहा था कि इंडोमेट्रियम अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर हो जाती है तो इंडोमेट्रियम जो होता है वो एम्ब्रियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, एम्ब्रियो को वहाँ पे इम्प्लांट करवाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट ओव्यूलेशन टू द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लुटेनाइजिंग स्टेज। ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? सिक्रूटरी फेज से स्टार्ट होता है टू द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लुटेनाइजिंग स्टेज, और दोबारा से साइकिल को रिपीट करवाते हुए ल्यूटेनाइजिंग स्टेज पे आके रुकता है। फॉलिकल सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द येलोइश ग्लैंडुलर मैस अराउंड एज कॉर्पस ल्यूटियम। फॉलिकल सेल्स को मॉडिफाई करके हमने जो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाया था उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते थे। कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम प्रोगेस्टेरोन कहते हैं। और जब हमारे पास प्रोजेस्टेरोन या प्रोगेस्टेरोन का लेवल राइज होता है तो हमारे पास क्या होता है? एक्ट ऑन द एस्ट्रोजन प्राइम्ड इंडोमेट्रियम। जो एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया था वहाँ पे ये उस पर एक्ट करता है। ये क्या करता है? आर्टरीज को कहता है कि वो एलोबरेट हो जाए और फंक्शनल लेयर को कन्वर्ट कर देता है ग्लैंडुलर सिक्रूटरी लेयर में, कन्वर्ट कर देता है फंक्शनल लेयर को ग्लैंडुलर सिक्रूटरी लेयर में। यूट्रन ग्लैंड क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना स्टार्ट होती है, देन उसकी कोइलिंग होती है और वो न्यूट्रोट्रस ग्लाइकोजन बन जाती है। अब इस यूट्रन ग्लैंड में जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो सस्टेन करते हैं एम्ब्रियो को अनटिल इट हैज़ इम्प्लांटेड इन द ब्लड ब्रिज इंडोमेट्रियल लाइनिंग। जब तक हमारे पास एम्ब्रियो जो होता है वो इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना हो जाए तब तक यूट्रन ग्लैंड क्या करती है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती है फर्ज करें तो ऐसा होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो इस साइकिल के एंड पे डीजेनरेट यानी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी यहाँ पे जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है तो प्रोगेस्टेरोन लेवल का भी उसका लेवल भी जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। वो इंडोमेट्रियम को हार्मोनल सेल से जो होता है वो महरूम करना शुरू कर देता है और हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है अगर हमारे पास फर्सेज की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आप सपोज करिए फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोगेस्टेरोन का जो हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ही वो है जो हमारे पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और वो इंडोमेट्रियम को डेवलप करता है ताकि जाइगोट की इम्प्लांटेशन हो सके या यूट्रस की हमारे पास इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं अकर होती है तो ये सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोगेस्टेरोन की सब चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। जाहिर सी बात है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया था और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोगेस्टेरोन बनाया था। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है तो हमारे पास सबसे पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम होना स्टार्ट होगा। अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो हमारे पास प्रोगेस्टेरोन भी नहीं बनेगा। यहाँ पे आके हमारे पास जो होती है साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यूट्रस रेडी होता है कि वो नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट कर सके। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज में कंप्लीट होती है, लेकिन देयर में भी द कंसिडरेबल वेरिएशन इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर विद इन द सेम इंडिविजुअल एट द डिफरेंट एज ऑफ द टाइम। आपके ऐसा होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, ये 28 डेज में कंप्लीट नहीं भी हो सकती है। ये डिफरेंट एजेस आपकी जब डिफरेंट टाइम पीरियड होता है आपके एज का तब भी इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं और ये 28 डेज में कंप्लीट नहीं हो सकती। मेल न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्ट्रेसेस की वजह से जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल तब भी डिस्टर्ब हो सकती है और तब भी आपकी साइकिल जो होती है वो 28 डेज में कंप्लीट नहीं होती। यानी मेल न्यूट्रिएंट है आपके पास, आप एक सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेसेस आप किसी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, तब भी ये साइकिल जो होती है वो 28 डेज में कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि थोड़ी वेरिएशंस आ सकती हैं। मेनोपाज के बारे में कहा जा रहा है, मेनोपाज के बारे में लिखा है कि द एंड और द कंप्लीट स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज अ मेनोपाज। कंप्लीट स्टॉप, अगर आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट स्टॉप हो जाए तो आप उसे मेनोपाज कहते हैं। आफ्टर मेनोपाज द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग द ओवा। मेनोपाज के बाद ऐसा होता है कि फीमेल जो होती हैं वो ओवा को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती हैं। दिस यूजुअली हैपन्स एट द एज ऑफ 50 एंड द प्लस। 50 या 50+ की वुमेन्स में फीमेल जो होती हैं मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो जाता है और ओवा जो होता है वो स्टॉप हो जाता है प्रोड्यूस होना। Cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive life of the female and extends between the menarche and the menopause. Cyclic menstruation एक नॉर्मल इंडिकेटर है हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ का, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, यानी हमारी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से लेकर हमारी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड तक ये हमारे पास जो हमारे पास है उसे हम साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस टाइम पीरियड को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टिल द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यहाँ पे इस साइकिल को देखिए डिवाइड किया गया, कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड देन हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है।
ये हमारे पास ओवरियन साइकिल है और ये यूट्रन साइकिल है। ये वो इवेंट्स है जो ओवरीज में हो रहे हैं और ये वो इवेंट्स है जो हमारे पास यूट्रन साइकिल में हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे डेज़ 1 से लेके आपके पास 28 डेज़ यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं कि डेज़ 1 से 13 से थोड़ा पहले आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो होता है वो डेज़ 13 से बिल्कुल 14 डेज से थोड़ा सा पहले हमारे पास जो होता है वो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल आप देख सकते हैं कि ज़रा सा बिल्कुल 12 या 13 डे पे एस्ट्रोजन का लेवल जो आपके पास होता है, ये देखिए 12 या 13 डे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे हाई है। इन बिगिन एस्ट्रोजन लेवल वाज लो, सिक्रेशन बिफोर द ओव्यूलेशन वाज हाई सो दैट इट कैन रिलीज ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट द ओव्यूलेशन डे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे यानी 13 या 12 या 13 डे पे एस्ट्रोजन का लेवल इसलिए हाई है ताकि 14 डे पे यानी ओव्यूलेशन डे पे वो क्या कर सके, हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाए डायग्राम बना के पूछा जाए या पेपर में कहीं कि एस्ट्रोजन का लेवल 12 या 13 डे पे क्यों हाई होता है यहाँ पे, ताकि 14 डे पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ कर सके। आगे क्या लिखा है कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट्स व्हाई इट्स पीक इज हाई एट द 12 एंड 30 डे। वही बात है कि एस्ट्रोजन ने जो है वो स्टिमुलेट किया एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट कर सके 12 या 13 डे पे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में लिखा हुआ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट्स एट द 14 डे एंड इट्स पीक इज हाईएस्ट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसकी पीक हाईएस्ट है 14 डे पे। तो क्यों हाईएस्ट कहा जा रहा है, इसकी पीक हाईएस्ट होती है 14 डे पे, फिर थोड़ी सी जो होती है 14 डे के बाद ये डिक्रीज हो जाती है लेकिन जीरो नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक जो होती है वो 14 डे पे हाईएस्ट होती है, बाद में डिक्रीज होती है लेकिन जीरो क्यों नहीं होती, तो आपने ये जवाब देना है कि ये जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आखिरकार रैप्चर्ड फॉलिकल को जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में भी कन्वर्ट करना होता है, इसलिए जो होती है उसकी पीक मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं होती है। यहाँ पे देखिए 12 एंड 13 डे एस्ट्रोजन पीक इज हाई है। एस्ट्रोजन की पीक जो होती है 12 और 13 डे पे हाई होती है, 14 डे पे इसकी पीक जो होती है वो लो होती है और 14 डे के बाद इसकी पीक दोबारा से क्या होती है, बढ़ना शुरू होती है। ये देखिए आप ग्राफ में इसको देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन की पहले पीक कम थी, 12 और 13 डे पे इसकी पीक जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, यानी 14 डे पे इसकी पीक जो होती है वो कम हो जाती है और 14 डे के बाद आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन की पीक दोबारा से आपके पास बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, हमने पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह मेंशन है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की जगह एस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज करता है थोड़ी सी अमाउंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो भी हमारे पास सिक्रेटरी फेज में रिलीज होता है। तो यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो भी स्मॉल अमाउंट में सिक्रेटरी फेज में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रेट करता है। अब आपके पास ये रीज़न आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास 14 डे पे एस्ट्रोजन की जो हमारे पास अमाउंट होती है 14 डे पे वो क्यों लो होती है, तो आपने ये कहना है कि एस्ट्रोजन की अमाउंट जो होती है वो 14 डे पे इसलिए लो होती है क्योंकि ओव्यूलेशन जो होती है, बिकॉज एट द ओव्यूलेशन के डे पे ऐसा होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल जो होते हैं वो रैप्चर होते हैं, वो जो सीक्रेट्स है एस्ट्रोजन, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल हमारे पास जब रैप्चर होते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रोजन जो होता है हमारे पास यूटिलाइज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रेफियन फॉलिकल को, ताकि वो भी हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रेफियन फॉलिकल को ताकि वो एस्ट्रोजन को रिलीज कर सके। तो 14 डे वो ऐसा होता है, 14 डे जो ओव्यूलेशन डे है उस पर होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल भी उसी टाइम पे एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास एस्ट्रोजन की क्वांटिटी उस वक्त थोड़ी सी लो होती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हाइट उस टाइम पे थोड़ी सी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। फिर आपके पास ये कहा था कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो कोई मतलब हतमी बात नहीं है कि 14 डे पे ही आपके पास ओव्यूलेशन होगी। बुक्स में लिखा है कि 9 to 15 डेज़, यानी डे नंबर 9 to डे नंबर 15 जो होते हैं हमारे पास ओव्यूलेटरी डेज़ होते हैं। हमारे पास पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आप सपोज करें कि सपोज आपकी साइकिल जो होती है वो 33 डेज़ में कंप्लीट हुई, हमने पढ़ा कि वेरिएशन हो सकती है 28 डेज़ में कंप्लीट नहीं होती है। आप सपोज करें कि आपकी साइकिल जो है वो अगर 33 डेज़ में कंप्लीट हो रही है तो आप 33 में से 14 डेज़ को माइनस कर देंगे, वो जो कॉन्स्टेंट फेज है आपके पास पोस्ट ओव्यूलेटरी उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास डे ओव्यूलेशन का डे आ जाएगा। तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो होती है वो 19 डे पे ओव्यूलेशन हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा आपके पास लिखा कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होता है आपके पास कांस्टेंट होता है वो 14 डेज़ का ही होता है। लेकिन अगर आपके पास प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 33 डेज़ में कंप्लीट हुई है तो आप क्या करेंगे, 33 में से ये वाले 14 डेज़ माइनस कर देंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी के, तो आपके पास 19 डे आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ओव्यूलेशन जो है वो 19 डे पे हुई है। इसी तरह के सपोज आपकी साइकिल जो होती है कभी ऐसा भी हो सकता है 28 डेज से पहले भी कंप्लीट हो जाती है, 24 डेज़ में आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है तो आप 24 में से 14 डेज़ माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि
9 डे पे 10 डे पे ओव्यूलेशन हुई थी, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाता है, बुक्स में लिखा कि 9 से 15 डेज़ हमारे पास जो होते हैं वो ओव्यूलेटरी डेज़ होते हैं। तो ओव्यूलेशन हमारे पास फिक्स नहीं है कि आपके पास जो है वो 14 डे पे ही होती है। पीक ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जब आपको पीक नजर आएंगी तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हुई है। पीक ऑफ एस्ट्रोजन की पीक जब आपको हाईएस्ट नजर आती है तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन से पहले यानी 12 और 13 डे। प्रोगेस्टेरॉन की जब आपके पास पीक नजर आती है सिक्योरिटी फेस में तो स्टार्ट्स आफ्टर द ओव्यूलेशन। प्रोगेस्टेरॉन की जो आपके पास पीक होती है वो ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होती है। इफ केस के अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन हुई है देन इम्प्लांटेशन के लिए ये स्टार्ट होती है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।